वर्चुअल नॉलेज में पुनः आपका स्वागत है। आज मैं व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्याय 4 कक्षा 12वीं पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत क्या होता है, इस पूरे अध्याय में हमें पढ़ेंगे। अध्याय 4 में पूर्व अध्याय में हमने फर्म के उत्पादन, फलन तथा लागत वक्रों के संबंध में संकल्पनाओं का अध्ययन किया। इस अध्याय का केंद्र बिंदु भिन्न है। यह प्रश्न उठता है कि कोई भी फर्म किस प्रकार यह निर्णय कि कितना उत्पादन करना है। इस प्रश्न के लिए हमारा उत्तर किसी भी रूप से सरल या अविवादित नहीं है। उत्तर फर्म के व्यवहार की एक निर्णायक अपितु कुछ हद तक अनुचित मान्यता पर आधारित है। हमारे अनुसार फर्म कठोर रूप से लाभ अधिकर्ता होता है। आइए इस अध्याय के बारे में हम और आगे देखते हैं। तो दोस्तों, आज आपको हम बताएंगे कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा परिभाषिक लक्षण क्या है इसके। एक फर्म के लाभ अधिकतम की समस्या का विश्लेषण करने में के वक्र में हमें सबसे पहले बाजार का वातावरण जिसमें फर्म कार्य करता है को स्पष्ट करना पड़ता है। इस अध्याय में हम एक ऐसे बाजार वातावरण का अध्ययन करेंगे जिसे पूर्ण प्रतिस्पर्धा कहा जाता है, कंपटीशन वाला। एक पूर्णता प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में निम्नलिखित परिभाषित लक्षण होते हैं। बाजार में बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता होते हैं। प्रत्येक फर्म एक रूप वस्तु का उत्पादन और विक्रय करता है, अर्थात एक फर्म के उत्पादन तथा किसी अन्य फर्म के उत्पादन में भेद नहीं किया जा सकता है। फर्मों का बाजार में स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन होता है। जानकारी पूर्ण होना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं। रेवेन्यू संप्राप्ति, इसमें हमने इंगित किया है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में एक फर्म को यह विश्वास होता है कि वह बाजार कीमत में कम या उसके समान कीमत निर्धारित करके इच्छित मात्रा में किसी भी वस्तु की बहुत सी इकाइयों का विक्रय कर सकती है। लेकिन यदि ऐसी स्थिति है तो निस्संदेह ही बाजार कीमत से कम कीमत निर्धारित करने के लिए कोई भी कारण नहीं है। दूसरे शब्दों में, यदि फर्म वस्तु की कुछ मात्रा का विक्रय करने में इच्छुक हैं तो इसके द्वारा निर्धारित कीमत बाजार सिद्धांत में बिल्कुल समानता नहीं है। इस तालिका से आप देख सकते हैं कि कुल संप्राप्तियां और इस चित्र में उनको संप्राप्ति और निर्गत बताया गया है और कुल संप्राप्ति बताया गया है। तो ये इससे स्पष्ट होता है कि रेवेन्यू क्या होता है। अब हम आगे देखते हैं कि लाभ अधिकतमीकरण क्या है। एक फर्म वस्तु की विशेष मात्रा का उत्पादन तथा विक्रय करता है तो फर्म का लाभ, जिसे परिवहन द्वारा दर्शाया जाता है, इसकी तुलना संप्राप्ति या रेवेन्यू तथा इसका कुल उत्पादन लागत के बीच अंतर के रूप में परिभाषित किया जाता है। दूसरे शब्दों में, पाई इक्वल टू कुल संप्राप्ति माइनस कुल लागत। स्पष्ट रूप से कुल संप्राप्ति तथा कुल लागत के मध्य में अंतर फर्म द्वारा अर्जित की गई निर्बल लागत होती है। तो ये हमने देखा। अब हम देखते हैं कि एक फर्म का पूर्ति वक्र क्या होता है। एक फर्म का पूर्ति वक्र होता है कि अल्पकालीन पूर्ति वक्र चित्र क्रमांक 7.4 को देखते हैं तथा फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र व्युत्पन्न करता है। इसे हम दो भागों में विभाजित करेंगे। प्रथम, हम फर्म के निर्गत स्तर का लाभ और अधिकतमीकरण निर्धारित करते हैं, जबकि बाजार कीमत न्यूनतम औसत परिवर्ती लागत से अधिक अथवा उसके बराबर है। उसके पश्चात फर्म के निर्गत स्तर का लाभ अधिकतमीकरण निर्धारित करता है, जबकि बाजार कीमत न्यूनतम औसत परिवर्तन करता है। आपने देखा होगा कि 7.4 जो ये है दिया है यहाँ पर, इसमें हमें एक फर्म की पूर्ति का वक्र बताता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि इस चित्र में अल्पकालीन पूर्ति वक्र उत्पन्न होता है। इससे हम दो भाग बताए गए हैं। इसमें विभिन्न बाजार के लिए अल्पकालीन अधिकालीन रेखाचित्र बाजार कीमत को दो मूल्यों P1 तथा P2 के लिए अल्पकाल में लाभ अधिकतमीकरण फर्म द्वारा चयनित निर्गत द्वारा दर्शाया जाता है। जबकि बाजार कीमत P1 है तो फर्म का निर्गत Q1 है, तथा जब बाजार कीमत P2 है तो
फर्म का शून्य निर्गत के उत्पादन करती हैं। तो हमने ये चीज़ें देखी। अब हम देखते हैं कि स्थिति नंबर 2 की कीमत न्यूनतम औसत परिवर्ती लागत से कम। तो इसमें हम देखते हैं कि मान लीजिए कि बाजार की कीमत P2 है जो कि न्यूनतम औसत परिवर्ती लागत से कम है। हमने तर्क दिया है कि यदि किसी एक लाभ अधिकतम समीकरण फर्म अल्पकाल में एक सकारात्मक निर्गत का उत्पादन करता है तो उसी निर्गत स्थिति पर बाजार कीमत P2 औसत परिवर्ती लागत से अधिक अथवा बराबर होनी चाहिए। किंतु रेखाचित्र में हमने देखा पिछले रेखाचित्र में 7.4 में कि सभी सकारात्मक निर्गत स्तरों पर औसत परिवर्ती लागत स्पष्ट रूप से P1 से अधिक है और दूसरे शब्दों में यह संभावित नहीं है कि फर्म एक सकारात्मक निर्गत की पूर्ति करें। अतः यदि बाजार कीमत P2 है तो फर्म निर्गत शून्य हो जाएगा। अब एक फर्म का दीर्घकालीन पूर्ति वक्र। तो इसमें आइए देखते हैं 4.9 में कि फर्म के दीर्घकालीन पूर्ति वक्र व्युत्क्रम करते हैं और अल्पकालीन स्थिति की भांति हम इस व्युत्क्रम को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहले हम फर्म के निर्गत स्तर का लाभ अधिकतम समीकरण निर्गत स्तर निर्धारण करते हैं जबकि बाजार कीमत न्यूनतम दीर्घकालीन औसत लागत से अधिक है अथवा बराबर है। अब विभिन्न बाजार कीमतों का मूल्य दीर्घकालीन लाभ के में रेखाचित्र से स्पष्ट है कि चयनित निर्गत स्तरों को बाजार की कीमत में दो विभिन्न मूल्यों P1 तथा P2 में दीर्घकाल में दर्शाया गया है जबकि बाजार कीमत P1 है और फर्म का निर्गत Q1 है। जब बाजार कीमत P2 है तो फर्म का शून्य निर्गत उत्पादन करता है। तो यह एक फर्म का दीर्घकालीन पूर्ति वक्र है। अब हम देखते हैं कि कीमत न्यूनतम औसत परिवर्ती लागत से कम है। तो इसमें मान लीजिए कि बाजार P2 है तो न्यूनतम दीर्घकालीन औसत लागत से कम है। हमने तर्क दिया है कि यदि एक लाभ अधिकतमकरण फर्म दीर्घकालीन स्थिति में एक सकारात्मक निर्गत का उत्पादन करती है। इसी प्रकार एक फर्म का जो दीर्घकालीन वक्र है उसमें हमें देखता है कि न्यूनतम और औसत परिवर्तन दर इस रेखा चित्र से स्पष्ट होता है। अब फर्म के पूर्ति वक्र का निर्धारण तत्व। अब इसमें हमने पूर्व खंड में हमने देखा कि एक फर्म का पूर्ति वक्र उसके सीमांत लागत वक्र का भाग है। अतः कोई भी कारक जो एक फर्म के सीमांत लागत वक्र को प्रभावित करता हो इसके पूर्ति वक्र का निर्धारण होता है। इस भाग में हम ऐसे तीन कारकों की चर्चा करेंगे: प्रौद्योगिकी प्रगति, आगत कीमतें और प्रति वक्र इकाई कर लाभ। तो प्रौद्योगिकी प्रगति, इसमें मान लीजिए कि एक फर्म निश्चित वस्तु के उत्पादन के लिए उत्पादन की दो कारकों की पूंजी तथा श्रम का उपयोग करती है। तो फर्म द्वारा संगठनात्मक नव प्रवृत्ति के पश्चात पूंजी तथा श्रम के उसी स्तर से अब निर्गत की अधिक इकाई का उत्पादन करती हैं। इसी प्रकार हम अब आगत कीमतें बताएंगे। आगत कीमतों में परिवर्तन फर्म की पूर्ति वक्र को प्रभावित करता है। यदि एक आगत की कीमत जैसे श्रम की मजदूरी दर में वृद्धि होती है और उत्पादन लागत बढ़ जाती है तो निर्गत के किसी भी स्तर पर फर्म की औसत लागत परिणाम स्वरूप वृद्धि सामान्यतः निर्गत के किसी भी स्तर पर फर्म की सीमांत लागत में वृद्धि के साथ होता है। अब इसी प्रकार से प्रति वक्र पर इकाई का कर का प्रभाव। तो इसमें इकाई कर वह कर है जो सरकार निर्गत के प्रति इकाई विक्रय पर लगाती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि सरकार द्वारा लगाया गया इकाई कर 2 रुपये है तो यदि फर्म वस्तु की कीमत 10 इकाइयों का उत्पादन तथा विक्रय करती है तो कुल कर जो फर्म को सरकार को चुकाना पड़ेगा वो 10 गुणित 2 मतलब इक्वल टू 20 रुपये। तो इस प्रकार से हम प्रति वक्र इकाई का प्रभाव को हम समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि बाजार पूर्ति वक्र। तो इसमें बाजार पूर्ति वक्र निर्गत स्तर एक्स एक्सेस पर अंकित है और दर्शाया जाता है जिसके बाजार में किसी भी फर्म को समवर्ती विभिन्न बाजार मूल्य y अक्ष पर अंकित है पर सामूहिक रूप से उत्पादन करती हैं। बाजार पूर्ति वक्र की किस प्रकार उत्पन्न की जाती है? n फर्मों वाली
एक बाजार लीजिए, फर्म 1, फर्म 2, फर्म 3 तथा इसी प्रकार और भी मान लीजिए बाजार की कीमत P पर स्थिर है, तब सामूहिक रूप से n फर्मों द्वारा उत्पन्न निर्गत फर्म 1 की P कीमत पर पूर्ति प्लस फर्म 2 की कीमत P पर पूर्ति प्लस ऐसे करते हम आगे जोड़ते जाएंगे और दूसरे शब्दों में कीमत P पर बाजार पूर्ति व्यक्तिगत फर्मों में दी गई पूर्तियों का योग कहलाती है। तो ये हमने देखा बाजार की पूर्ति वक्र को। अब हम देखते हैं कि जो पूर्ति वक्र के बाद में कि पूर्ति की कीमत की लोच, एक वस्तु की पूर्ति वक्र की कीमत लोच वस्तु की कीमत में परिवर्तनों के कारण वस्तु की पूर्ति की मात्रा में अनुकरणीय कीमत को मापती है और अधिक स्पष्ट रूप से कि कीमत लोच ES से दर्शाया गया है। निम्नलिखित प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। पूर्ति की कीमत लोच ES बराबर पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो यहाँ पर ये एक सूत्र है, इसके माध्यम से जहाँ जो ट्रेंगल Q बाजार में आपूर्ति वस्तुओं की मात्रा है जबकि बाजार की कीमत ट्रेंगल P के बराबर में परिवर्तित है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। अब हम देखते हैं। धन्यवाद दोस्तों। इस पाठ का मैं सारांश कुछ बता देता हूँ आपको। एक पूर्व प्रतिस्पर्धा बाजार में फर्म कीमतों को स्वीकार करती है। फर्म की कुल संप्रति फर्म के कुल निर्गत बाजार की कीमतों का गुणनफल होती है। कीमत स्वीकार कर फर्म की औसत संप्रति बाजार कीमत के बराबर होती हैं। तो इस प्रकार से हमने ये पूरा अध्याय देखा कि इसमें बहुत सारे प्रश्न बनकर सामने आते हैं। इससे आप वो हल कर सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के स्टूडेंट अलग अलग प्रकार के प्रश्न बनाकर अपने आंसर इस अध्याय के माध्यम से बना सकते हैं। और दोस्तों इससे आप काफ़ी कंप्लीट कर लें, क्योंकि पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत इसी प्रकार से एक प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है और थ्योरेटिकली ज़्यादा है। धन्यवाद। थैंक यू।